नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ आज होने वाला है। भोपाल में होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री जाएंगे। इसके साथ ही ई संवाद स्थापित भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे बुंदेलखंड के 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दतिया जनपद, झांसी और ललितपुर का दौरा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दतिया जिले पहुंचकर किया पीताम्बरा पीठ के दर्शन। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर बड़ा निर्णय। अब बिना सीएम की अनुमति नहीं हो सकेगी भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की जांच। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी में बिजली संकट के बीच आयातित कोयला पावर कारपोरेशन के गले की हड्डी बन गया है। दरें बढ़ाने या अतिरिक्त सब्सिडी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। वही मामले में विचार के लिए वित्त विभाग के पास भी भेज दिया गया है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे जहां पर लाडली लक्ष्मी योजना के नए संस्करण का शुभारंभ आज हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए जोड़ी गई राशि तो कई ऐसी सुविधाएं भी शामिल है जो बेटियों के अरमानों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। बड़े अरमान भाजपा के भी हैं और इस योजना में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री ने की अपनी पहली पारी में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे इस कदर सराहा गया कि 2008 के विधानसभा की नैया अकेले इस योजना ने पार लगाती थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी इसका खासा प्रभाव देखा गया। मुख्यमंत्री रविवार को लाडली उत्सव योजना के तहत लाल परेड ग्राउंड में शाम 7 बजे मुख्य कार्यक्रम में इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 7,500 लाडलियां उपस्थित रहेंगी। इसके साथ ही जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत और निकायों से भी लाडली लक्ष्मियां और जनप्रतिनिधि वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बेटियों के सतत संवाद स्थापित किए जाने के लिए लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण भी करेंगे। एक ऐप की मदद से बेटियों को समग्र आईडी के माध्यम से शिक्षा पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक स्थिति की निरंतर ट्रैकिंग होती रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद ताहिर खान जुड़ गए हैं। ताहिर, लाडली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत आज से होने जा रही है, क्या खास रहेगा इसमें? अंशुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी महत्वाकांक्षी जो योजना है जिससे 2008 में उनकी नैया पार लगी थी, उसकी 2.0 की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना का द्वितीय पार्ट शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज इसका शुभारंभ करेंगे और लाल परेड मैदान पर आज शाम 6:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें जो लाडलियां हैं वो भी मौजूद रहेंगी और कई लाडलियां लक्ष्मी जो है योजना से पंजीकृत जो लाभार्थी हैं वो वर्चुअल भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय, विकासखंड, जिला स्तर पर और ग्राम पंचायत पर से लाडलियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही इस मौके पर ई संवाद ऐप का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में जो मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री मीना सिंह और उषा ठाकुर को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है, तो ये तीनों मंत्रियां भी वहां पर मौजूद रहेंगी। और लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना में बेटियों की उच्च शिक्षा पर मतलब सरकार फोकस करने जा रही है कि उनको 12वीं के बाद जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है उसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करवाई जाए, जिससे कि जो लाडलियां है देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। उसको लेकर कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। साथ ही 12वीं के बाद जो स्नातक के कोर्स होते हैं उसमें अगर लाडलियां प्रवेश लेंगी तो उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रदेश में करीब 43 लाख लाडली लक्ष्मी जो है वो पंजीकृत है और आज 2.0 का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करने जा रहे हैं। जी अंशुल, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर देखा जाए उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन कई अन्य चीजें भी इसमें देखने को मिलेगी जिसमें बच्चियां जो है वो अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या रहेंगी वो सब? साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसमें 2.0 में नया एक ये चीज जोड़ जा रही है कि ऐप इसमें सभी बेटियों को समग्र आईडी के माध्यम से शिक्षा पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिसके में उनकी जो शैक्षणिक स्थिति की निरंतर सरकार ट्रैकिंग कर सकेगी। बालिकाओं की जो सर्वप्रथम देखभाल करने वाली ग्राम पंचायत को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित किया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं को कक्षा 12 के बाद स्नातक तथा अन्य जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसकी अवधि न्यूनतम 2 वर्ष होगी, प्रवेश लेने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2 सम्मान किस्तों में 25,000 रुपए के माध्यम से दी जाएगी। उच्च शिक्षा में स्नातक डिग्री या अध्ययन व्यवसाय डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक जो शुल्क होता है वो भी वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही 2.0 में जो ऐप है वो भी एक लॉन्च किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री वो लॉन्च को करेंगे जिसका शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में 7500 लाडलियां, आज का जो कार्यक्रम होने वाला है इसमें 7,500 जो लाडलियां हैं वो भोपाल में उपस्थित रहेंगी। साथ ही जो अन्य शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां से भी लाडली लक्ष्मी जी की पंजीकृत बालिकाओं को वर्चुअल सरकार जोड़ने जा रही है। जी अंशुल।
बिल्कुल, इसमें मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो इसका शुभारंभ कर ही रहे हैं। अगर लाडलियों की बात करें ताहिर, तो कितनी लाडलियां इस बार लाभान्वित होती हुई नजर आ रही हैं? साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, अंशुल के जब 2008 में ये योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था, उसमें लाडली लक्ष्मी योजना इस नाम दिया गया था। उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो इसी योजना के दम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता हासिल की थी और उसके बाद से ही ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है। अब तक इस योजना से करीब करीब 43 लाख लाडली लक्ष्मी पंजीकृत हो चुकी है और अब 2.0 में भी ऐसे ही लाखों लाडलियों को पंजीकृत करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। लेकिन इस बार सरकार का जो फोकस है वो उच्च शिक्षा के ऊपर है कि जो लाडलियां 42 से 43 लाख लाडलियां 2008 से लेकर अब तक इस योजना से लाभान्वित हुई हैं, उनकी जो उम्र है अब 18 वर्ष के करीब पहुंचने वाली, तो उनको उच्च शिक्षा कैसे दिलाया जाए और जो अन्य पाठ्यक्रम है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम है, उससे उन्हें कैसे जोड़ा जाए, उसको लेकर तमाम तरह के फोकस किए जा रहे हैं। साथ ही जो ऐप आज लॉन्च करने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उस ऐप के माध्यम से लाडलियों की ट्रैकिंग की जाएगी, जिससे समय समय पर सरकार को उसकी जानकारी हासिल होती रहेगी। उसके माध्यम से उन्हें उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा और उच्च शिक्षा से जब बालिकाएं पढ़ेंगी तो उसमें भी सरकार प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। जी अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ललितपुर और झांसी जाएंगे, जहां पर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बुंदेलखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी रविवार को ललितपुर भी जाएंगे। बीते 3 दिनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पुलिसकर्मियों की हिंसा और प्रताड़ना के 2 सनसनीखेज मामले सामने आने के कारण ललितपुर सुर्खियों में है और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सीएम योगी देर शाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दुर्ग में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने भी जा सकते हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी, झांसी में सीएम जाएंगे। बुंदेलखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इससे पहले वो मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। सुबह पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिला, मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन भी किए। मां पीताम्बरा का सीएम ने लिया आशीर्वाद। सीएम योगी का आज झांसी और ललितपुर का दौरा भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता अविरल अग्निहोत्री, यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, बुंदेलखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी, क्या खास है उनके इस दौरे में? बिल्कुल अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर जा जाकर जमीनी हकीकत समझ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और ज्यादा बढ़िया बनाया जाए, तो ऐसे में बुंदेलखंड के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि वहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है उसका पूरा निरीक्षण उन्होंने किया और उसके बाद में सीधे तौर पर वहाँ जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात की है और बुंदेलखंड का जो दौरा है वो अब करते हुए पूरी तरीके से नजर आएंगे। आप समझिए कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में तमाम तरीके के अभाव में बुंदेलखंड अभी तक रहा है, तो उसको किस तरीके से अभाव को दूर किया जाए, तो ऐसे में सीधे तौर पर अब ये तमाम कार्यवाही और तमाम जो निरीक्षण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हुए सीधे तौर पर नजर आएंगे। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड पहुंचे तो वहां पर जो सूखे की जो दिक्कतें होती थी, पानी की किल्लत होती थी, उस पर भी पूरी तरीके से वो नजर बनाएंगे। और हालांकि आप समझिए कि स्वतंत्र देव सिंह वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और दोनों लोग मिलकर पूरी तरीके से उस बुंदेलखंड को समझने की कोशिश करेंगे और वहां पर जो अभाव है उन चीजों को वहां पर डेवलप करने का काम करेंगे। झांसी का किला उन्होंने देखा और उसके बाद में हो सकता है कि जो है वहां पर भी कुछ घोषणा कर दें, उसके बाद में सीधा वो ललितपुर भी जाएंगे और ललितपुर में जो एक घटना हो गई थी, जिस तरीके से वो थाना अध्यक्ष ने जिस तरीके से मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार कर दिया था, तो उसके ऊपर में सीधे तौर पर भी कड़ा रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। तो ऐसे में अब वहां की कानून व्यवस्था को भी समझेंगे और तमाम जो और भी चीजें हैं उस पर नजर बनाएंगे। जैसे कि अस्पतालों की बात करें, जिस तरीके से कोविड की बात करें, अगर कोविड में लगातार जो केसेस बढ़े थे उसमें क्या अस्पतालों की व्यवस्था है, वो सब कुछ देखते हुए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। अंशुल बिल्कुल अविरल, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए मां पीताम्बरा के दर्शन भी किए हैं, मां पीताम्बरा का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है, तो आगे की क्या योजनाओं के लिए उन्होंने आशीर्वाद लिया है?
बिल्कुल अंशुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाता है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो हिंदू समुदाय से आते हैं तो उनकी आस्था जो है वो मंदिरों में ज्यादा रहती है, लेकिन वो जिस तरीके से पूरी तरीके से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो सबका साथ सबका विकास उस पर पूरी तरीके से वो अमल करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से माँ पीताम्बरा का उन्होंने दर्शन किया है तो पूरे बुंदेलखंड समेत पूरे देश और उत्तर प्रदेश सभी के कल्याण के लिए उन्होंने जो है ईश्वर से आशीर्वाद लिया है, मांगा है और अपनी मनोकामना करी है उनसे। और साथ ही साथ जो अब आप समझिए कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड जिससे जो अभाव में जिया था उसको उस अभाव को खत्म किया जाए, वहां पर रोजगार भी डेवलप किया जाए और साथ ही साथ जो पानी की समस्या बनी रहती थी, पीने के पानी की समस्या, उसको भी दूर किया जाए। तो इसके लिए जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनके साथ में वहां पर पहुंचे और मीटिंग भी करेंगे और जो अधिकारी है वहां पर मौजूद उनसे भी वार्ता करेंगे और साथ ही समझेंगे कि जमीनी स्थिति क्या है और किस तरीके से इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है। और जो युवाओं की बात करें तो युवाओं की बातों को भी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बुंदेलखंड के ऊपर कितनी ज्यादा चर्चा होगी और कितना ज्यादा विकास होगा ये तो कुछ समय बाद ही दिखाई पड़ने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन अब आप समझिए कि जहां पर ललितपुर की अगर घटना की बात करें तो ललितपुर की घटना के ऊपर बेहद गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर चिंतन किया है, उन पर कार्रवाई के आदेश दिए। आप समझिए कि जिस तरीके से ये जो घटना हुई थी एक मासूम बच्ची के साथ में जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके साथ में वो थाना पहुंचती है और थाने में सीधे तौर पर जो SHO होते हैं वहां पर उन्होंने उस बच्ची के साथ में जो है बलात्कार किया था। तो अब आप ये समझिए बेहद गंभीर विषय रहा और बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस नीति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललितपुर भी जाएंगे। अंशुल, चलिए बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर है, जिसमें वो झांसी जाएंगे और इसके साथ ही इससे पहले वो दतिया जिला पहुंचे जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और मां पीताम्बरा माई का आशीर्वाद भी लिया। अगली खबर की ओर करेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब भ्रष्ट IAS, IPS और IFS की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी IAS, IPS और IFS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। यानी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी। ये प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17(1) के तहत लिया गया है। वहीं वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 4 के अधिकारी और कर्मचारी के मामले में प्रशासनिक विभाग के अधिकारी को अधिकार देंगे और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त और जिलों को आदेश भेजे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ताहिर खान जुड़ गए हैं। जी ताहिर, IAS, IPS और IFS जो भ्रष्ट रहेंगे उनकी अब जांच अगर होगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें होती हैं उसको लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब जो सिविल सर्विसेज से जो जुड़े IAS, IPS और IPS के जो अधिकारी हैं अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी उसके बाद उनके खिलाफ जो जांच होगी उसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना जरूरी होगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग है मध्य प्रदेश का उन्होंने आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी है उसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो और IFS हो, अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। यानी जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों को पहले मुख्यमंत्री को बताना होगा और उसमें अगर जांच होना है या नहीं होगा ना, इसका फैसला जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। यानी अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना बहुत जरूरी होगी। ये प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17(a) में किए गए हैं। वही वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में जो प्रशासनिक के अधिकारी हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी जिला विभाग अध्यक्ष, आयुक्त और जिला के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको आदेश भेजे गए हैं। तो ये बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हुआ है कि जो IAS, IPS के खिलाफ लगातार जो शिकायतें आती हैं, चाहे वो 181 के माध्यम से आती हों या अन्य पत्र के माध्यम से शिकायतें होती हैं, तो उन शिकायतों की जो जांच है वो पहले अनुमति CM देंगे, उसके बाद उन शिकायतों की जांच की जाएगी। बिल्कुल ताहिर, लेकिन ये जो निर्णय इस वक्त लिया गया है ये कितना सही निर्णय है और इससे आने वाले समय में क्या होगा?
मैं आपको बता दूं कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील नजर आ रही है। तो ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें अधिकारी की जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ जो चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ज्यादा जो शिकायतें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हैं। तो जो ग्रामीण अंचलों की शिकायतें होती हैं वो उच्च स्तर तक पहुंचती है और अधिकारी अदन सदन में निर्णय ले लेते हैं। उन निर्णयों को देखते हुए यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो है सख्त नजर आ रहा है और पूरी जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पीएस लेवल के अधिकारी हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और अगर उनके खिलाफ भी शिकायतें आएंगी तो पहले सीएम उस शिकायत पर का निराकरण करेंगे और सीएम पहले देखेंगे कि शिकायत असल में है क्या और शिकायत जो आई है उसकी सत्यता क्या है और उसकी पुष्टि करेंगे। उसके बाद जांच का निर्णय जो भी संबंधित अधिकारी होगा उसको दिया जाएगा। तो ये चुनाव को देखते हुए बड़ा निर्णय यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया है, जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। तो सीएम के हाथों में जो आईएएस आईपीएस हैं उनकी जो कमांड वो रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया है कि अब जो भ्रष्ट आईएएस आईपीएस और आईएफएस जो अफसर हैं उनकी जांच मुख्यमंत्री की अनुमति से ही होगी, तो इससे क्या एक खौफ भी देखने को मिलेगा इन लोगों में? साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ पर लगातार शिकायतें आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ आती रही है और कई अधिकारी भ्रष्टाचार में भी लिप्त पाए जाते हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी करने की कार्रवाई बड़े अधिकारी करते हैं। लेकिन अब 2023 में जब की चुनाव होना है तो ऐसे में सरकार की छवि धूमिल नहीं हो, उसको देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं खौफ रहेगा कि मुख्यमंत्री जो है कि जांच की सिफारिश करेंगे, क्योंकि जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों को पहले सीएम को बताया जाएगा और सीएम के हस्तक्षेप के बाद ही शिकायतों की जांच जो है कि शुरू हो सकेगी। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या आईपीएस हो, तो उन अधिकारियों में कहीं ना कहीं खौफ अब देखने को मिलेगा कि सीएम के हाथों में तक ये बात जाएगी। पहले ये होता था कि जो अधिकारियों के पास की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें पहुंचती थी वरिष्ठ अधिकारियों के पास, तो वही उन शिकायतों का निराकरण कर उनके ऊपर कार्रवाई करते थे। लेकिन अब कार्रवाई के जो जिम्मा है वो सीएम के हाथों में पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो छोटे लेवल के, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ रहेगा कि सीएम के पास शिकायत जारी है तो ऐसा नहीं हो कि सीएम और बड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दें। तो कहीं ना कहीं जो है कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में जो फैल रहा है, पनप रहा है, जिसकी शिकायतें अक्सर हमें देखने को मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं इससे कमी आने की संभावनाएं अब जागेंगी। अंशुल बिल्कुल ताहिर, तो जिस तरीके से कमी यहाँ पर आएगी तो इससे ये जो सिस्टम है ये इसमें सुधार की कितनी संभावना है? ये जो सामान्य प्रशासन के आदेश जारी हुए इससे कहीं ना कहीं सुधार की संभावना अब नजर आ रही है, क्योंकि जब शिकायतें जो है कि अब अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन अब सीएम तक पहुंचेंगी तो सुधार की जो संभावना आएंगी। अगर जैसे मान लो हम देखें किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है और उसकी जांच का जो वो है जिम्मा वो सीएम तक पहुंचता है और सीएम फिर जांच करते हैं। जांच के बाद जो अधिकारियों से कार्रवाई के लिए कहते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में एक नया खौफ होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है जो लिप्त रहते हैं उन अधिकारियों में कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा और वो जो गलत काम करते हैं सरकार की नाक के नीचे वो उसे करने से डरेंगे। तो कहीं ना कहीं सुधार होने की संभावना है और अगर सुधार होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसको सीधा लाभ मिलेगा और जब जनता लाभान्वित होगी जो प्रदेश का विकास में जो कहीं बाधाएं आती हैं वो बाधाएं भी दूर होंगी और जनता जो हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ मिलने में अड़चना पैदा हो रही है, तो उन्हें आसानी से योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी है वो खुशहाल होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। प्रदेश में बिजली घरों के लिए आयातित कोयले की खरीदी ऊर्जा विभाग पावर कॉरपोरेशन के गले की हड्डी बन गया है। केंद्र सरकार ने यूपी पर विद्युत उत्पादन ग्रहों के लिए आयातित कोयला खरीदने का भी दबाव बनाया हुआ है। इस पर करीब 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आ रहा है और इस पर पावर कॉरपोरेशन बिजली कंपनियों की तरफ से नियामक आयोग 2022-2023 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित किया जा चुका है। अब इसमें 11,000 करोड़ रुपए के संभावित बोझ की कॉरपोरेशन ने ARR का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। वहीं उपभोक्ताओं की दरें बढ़ाने या सरकार की ओर से सब्सिडी देने के अलावा इसके समायोजन का कोई विकल्प नहीं है। सरकार बिजली दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और सब्सिडी देना भी संभव नहीं हो पा रहा है। अब पूरा मामला वित्त विभाग के पास विचार कर भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली संकट उत्तर प्रदेश में गहराता ही जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिव सैनी जुड़ गए हैं। जी शिव, यूपी का बिजली संकट की अगर बात करें तो वो गले की हड्डी बना हुआ है, क्या कुछ अधिक जानकारी?
देखिए अंशुल जी, जिस तरह से बिजली विभाग के ऊपर अब कोयले की खरीद को लेकर संकट गहराया हुआ है, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार दबाव डाल रही है कि जो प्रदेश की सरकार हो वो कोयला खरीदे। तो जो कोयला खरीद की जो बात आ रही, विदेशी कोयला खरीद की जो बात आ रही है, पूरे सालाना का जो कोयला खपत है उसका लगभग 10% विदेशी कोयला खरीदने की बात हो रही है। उसमें से 11,000 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त भार आ रहा है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के ऊपर, जो कि वो वहन नहीं कर पा रहा है अभी की स्थितियों में। तो वो सरकार के ऊपर डाला। सरकार ने वापस वित्त विभाग को इस पर सोचने और विचारने के लिए वापस भेज दिया और विचार करने के लिए। तो वित्त विभाग जो है वो अभी इस पे विचार कर रहा है। जो ARR है उसकी वो रिपोर्ट सबमिट कर चुका है, तो वो लगभग 85,000 करोड़ का है। और जो कि अगर हम उसमें से अगर आय देखें, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से जो इनकम देखें वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी ही बिजली विभाग इतने उसमें चल रहा है। तो अगर हम बात करें इस चीज की, तो इसमें से कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के ऊपर जो व्यय बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं ये जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के ऊपर उसका असर आने वाला है। उपभोक्ता को बिजली का अतिरिक्त जो रेट है वो देना पड़ सकता है। 1 रुपए प्रति यूनिट जो बिजली है उसका रेट बढ़ सकता है। अंशुल जी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बिजली संकट लगातार गहराया हुआ है, कोयला की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं बिजली की अगर बात करें तो विदेशी कोयला भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जनता के ऊपर कितना बोझ बढ़ जाएगा? अंशुल जी, मैं वही बात कह रहा था कि जनता के ऊपर जो है वो कम से कम 1 रुपया प्रति यूनिट लाइट बिल बढ़ने की संभावना हो जाते हैं। इसमें से दो स्थितियां, या तो सरकार 11,000 करोड़ रुपए का वहन करे, जिस स्थिति में अभी सरकार नहीं है, और या तो फिर वो बिजली दरें, जिस तरह सरकार कह रही है कि नहीं बिजली दरें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं अभी, तो या तो वो बिजली दरें बढ़ाने की अनुमति दे। तो दोनों स्थितियों में अभी समन्वय बैठ पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। इसीलिए ये जो स्थिति बनी हुई है कि इस पाले में उस पाले में वो अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो अभी पूरी तरह से स्थितियां साफ नहीं है। हालांकि वित्त विभाग इस पर विचार कर रहा है। विचार करने के बाद वो किस स्थिति में पहुंचता है, वो 11,000 करोड़ का कैसे समन्वय बैठाएगा कि उनका जो खर्च है उसमें अतिरिक्त 11,000 रुपए का बजट कैसे कर पाएगा, ये अभी उसके लिए विचाराधीन है। हालांकि वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे पास अभी इतना धन नहीं है कि हम अतिरिक्त बोझ सह सकें। अंशुल जी, चलिए, बहुत धन्यवाद शिव सैनी जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। यूपी में बिजली संकट देखने को मिल रहा है, जहां पर अभी भी ये जारी है। पावर कॉर्पोरेशन की गले की हड्डी बना आयातित कोयला। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले तेज।